कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब धारिता, जिसको हिंदी में कहते हैं धारिता, यानी कि धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ स्टोर चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शन मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसे हटाएंगे तो जो Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी वी, ये दूसरा क्लियर। C क्या है यहाँ पर? C है कैपेसिटेंस, तो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q क्या है? चार्ज, और V क्या है? पोटेंशियल। अब निकालेंगे इसकी यूनिट। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? कुल जो चार्ज है उसकी यूनिट होगी कूलम, और जो नीचे जो वोल्ट है मतलब जो पोटेंशियल उसकी यूनिट होगी वोल्ट, तो मतलब कूलम प्रति वोल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? फेराड। ठीक है, अब माइक्रो फेराड, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो फेराड लगा देंगे माइक्रो फेराड को। ये मतलब माइक्रो फेराड को क्या कह देंगे हम? 10 की पावर -6 फेराड। ठीक है, अब ये है नैनो फेराड। नैनो, नैनो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -9, नैनो यानी 10 की पावर -9 और फेराड। ठीक है, पीको, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, पीको का मतलब 10 की पावर -12 और फेराड। ठीक है, ये था। अब है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? जो चार्ज है उसकी क्या होती है? 80, क्योंकि क्यू इज मतलब जो चार्ज है उसकी होती है I इंटू टी, और I को क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक फंडामेंटल यूनिट है तो I तो हो जाएगा A, और जो टाइम है वो हो जाएगा T अपॉन में वोल्ट। वोल्ट का मैंने बताया था 12 - 31, 12 - 31, तो M L T और A, 12 -3 -1। जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो M-1, L-2, T4A2, ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। याद रखने का तरीका -12 + 42, -12 + 42। अब है जो C है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, V को क्या लिख सकते हैं हम? W अपॉन Q, क्योंकि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो Q तो ऊपर है, V को लिख दिया W अपॉन Q। Q जो डिवाइड में है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो मतलब Q² अपॉन W। इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये जगह कूलम स्क्वेयर अपॉन जूल, ये जो यहाँ J है ये जूल है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है U इज इक्वल्स टू ½ CV², और ये भी इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, J अपॉन V²। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। ये कैपेसिटेंस निकालनी है आइसोलेटेड स्फीयर की, तो हमें पता है जो पोटेंशियल है वो क्या आती है? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? R², और जो पोटेंशियल होता है वो केवल R, क्योंकि E इज इक्वल्स टू V अपॉन Q। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हम क्या पुट कर देते हैं? K, इसको हम क्या पुट कर देते हैं? K। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। C इज इक्वल्स टू हमने निकाला था Q अपॉन V की जगह पुट कर दिया KQ अपॉन R, तो Q से Q कट जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू R अपॉन K। K की वैल्यू भी यहाँ वापस पुट करेंगे, K की वैल्यू थी 1/4πε0, तो ये ऊपर चला जाएगा R के मल्टीप्लाई में। जो कैपेसिटेंस आ गई वो क्या आ जाएगी? C इज इक्वल्स टू 4πε0 R। क्या आ जाएगी? C इज इक्वल्स टू 4πε0 R। R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब क्या है? इट्स परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज K। अच्छा हाँ, जो एप्सिलॉन है मीडियम के लिए वो किसके इक्वल होता है? ε0 εr। ठीक है, ये एप्सिलॉन ही है, ε0 εr। ठीक है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन K भी कहते हैं या फिर R भी कहते हैं, मतलब एप्सिलॉन R भी कहते हैं, वो किसका रेशियो होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम
अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। मीडियम के लिए क्या हो जाएगी, जो एप्सिलॉन था मतलब 4 पाई एप्सिलॉन आया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, मीडियम के लिए। तो एप्सिलॉन के स्थान पर क्या पुट कर देंगे अपन, 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर और कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ है ये, और ये जो मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो होती है सी के यानी कि मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस से। और सी एम इज इक्वल्स टू ये के सी भी है, और इसको जो के को एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमने क्या देखा, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर, ठीक है। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर और रेडियस पर, ठीक है। इन दो चीज़ों पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, रेडियस और मीडियम। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने निकाला है सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। तो इसमें कहीं भी चार्ज का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। अब है कैपेसिटेंस ना एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, एनर्जी। अभी हमने क्या निकाला था, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वेयर, ठीक है। हमें पता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो वैल्यू इनकी पुट करते जाएंगे, एक बार V की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार इसकी C की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास दो फॉर्मूले और आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक तो ये फॉर्मूला पुट करके देख लेना, इसका आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वेयर, हमें पता ही था, हमने निकाला था पहले, और इसमें मतलब V की वैल्यू पुट करने के बाद ये भी आ जाएगा। देखो C की जगह पुट करेंगे Q अपॉन वी, तो Q अपॉन वी मल्टीप्लाई में क्या है V स्क्वेयर, तो V से एक पावर कट जाएगी तो QV, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, चार्ज का एक बात तो ये बताओ, चार्ज का जो फ्लो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अगर पोटेंशियल दोनों की अगर बराबर कर दी जाए तो जो चार्ज का जो फ्लो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। इसकी जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसकी पोटेंशियल क्या है, V2 है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है। जब अपन इनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जब हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में, तो जो वो है चार्ज है उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस साइड मतलब हाई पोटेंशियल है उससे लो पोटेंशियल की ओर जाना स्टार्ट कर देगा चार्ज। अब क्या है कि चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ समय के बाद जब उनका जो चार्ज है मतलब जो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब दोनों साइड बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी क्योंकि कैपेसिटेंस तो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करती, तो C1 C2 तो सेम रहेंगे, चार्ज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है मतलब वो चार्ज है वो फ्लो कर गया दूसरी साइड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, वोल्टेज अब इनकी सेम हो गई, ठीक है। तो अगर हम Q1 निकालें तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1, Q2 इज इक्वल्स टू C2 V2। जब इनका कनेक्शन नहीं किया था हमने, जब ये कनेक्शन हमने नहीं किया था। दूसरा, जब हमने कनेक्शन किया तो जो Q1 डैश वो क्या बन गया C1V, Q2 डैश इज इक्वल्स टू C2V, जब हमने क्या किया, इनका कनेक्शन किया। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, न तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब क्या है, जो
कनेक्शन से पहले का जो चार्ज था Q1 प्लस Q2, कनेक्शन के बाद का चार्ज था Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो इसका मतलब बराबर होना चाहिए। Q1 इजिकल्स टू C1V1 प्लस Q2 इजिकल्स टू C2V2, वैल्यू पुट कर दी। Q1 डैश C1V प्लस Q2 डैश C2V। ये C1V C2V क्यों है? क्योंकि कनेक्शन के बाद इनका जो पोटेंशियल था वो सेम हो गया था। तो यहाँ से हम निकालेंगे जो कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल का मतलब जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, जो दोनों में कॉमन हो गया, वो क्या हो जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये है इम्पोर्टेंट। Q इजिकल्स टू CV, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, मतलब कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है चार्ज। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 इजिकल्स टू C1 अपॉन C2। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q1 अपॉन Q2 इजिकल्स टू C1 अपॉन C2। अब है लॉस इन एनर्जी, मतलब एनर्जी का जो लॉस है वो कितना होगा। लॉस कैसे पता करते हैं कि शुरुआत में कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, यही तो होता है ना लॉस। तो हमने क्या देखा कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे हमें इनका डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या है कि ये जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी का लॉस है वो क्या हुआ? जीरो। एनर्जी लॉस जीरो होगा, एनर्जी लॉस क्या होगा? जीरो। अब आगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है तो ये है C इजिकल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुझ लेगा, जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो CM बराबर CK, अभी हमने पढ़ा था CM बराबर CK। CM बराबर क्या था? CK। K यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैंने कहा था नहीं ये मतलब पूछ सकता है ये। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया पर डिपेंड करता है। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, उनके मतलब जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी ही कम होगी। C एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो मीडियम है, जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो CM इजिकल्स टू C अपॉन K, CM इजिकल्स टू CK, CM इजिकल टू CK मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीपल, इस पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात है, अगर किसी एक प्लेट का एरिया दुगुना चार गुना करेंगे तो कैपेसिटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक दोनों का एरिया बराबर नहीं होगा तब तक मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, यानी कि एक का एरिया बढ़ा दिया, पहले वाली तो वैसी की वैसी है, जिसका मतलब कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। अब है फोर्स का ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Fm इजिकल्स टू F अपॉन के, Fm इजिकल्स टू F अपॉन के। ये क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम में फोर्स है, और ये जो नॉर्मल फोर्स थी वो पहले वाली, और जब मतलब उसको मीडियम में रख दिया गया तो उस पर क्या फोर्स लगेगी, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बनेगा क्या है? क्वेश्चन बनेगा ये कि जो दो मेटल की जो प्लेट हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, उनके बीच में अगर हमने मतलब मेटल रख दी, मेटल, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है? जो के है मेटल के लिए वो होता है इनफाइनाइट। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जो मीडियम में उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, मतलब मेटल रखने के बाद उसके जो ऊपर फोर्स लगेगी वो एफ अपॉन के, वो क्या लगेगी? एफ अपॉन के। तो एफ तो एफ ही है और के क्या है? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ज़ीरो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ज़ीरो, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में। उसके बाद है स्फेरिकल कंडेंसर। स्फेरिकल कंडेंसर में क्या है कि ये ले लिया हमने, स्फेरिकल कंडेंसर ले लिया, जो इसके मतलब एक तो बाहर है स्फीयर,
मतलब एक जो स्फीयर है वो बाहर है, एक अंदर है। अंदर वाला नेगेटिव चार्ज है, बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है। बाहर वाला जो रेडियस है, बाहर वाली जो ये रेडियस है वो R1 है, और अंदर वाली जो रेडियस है वो क्या है, R2। अंदर वाली है R2, और R1 है वो ग्रेटर देन है R2 से। R1 ग्रेटर देन है किससे, R2 से। तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कोई डेरिवेशन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बोर्ड के एग्ज़ाम देने नहीं हमें, तो हमें सिर्फ क्या करना, फॉर्मूले याद रखने हैं, उनका आपको डेरिवेशन नहीं करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जहाँ टाइम बचता हो वो बचाना है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा कैपेसिटेंस का, तो CM = R1R2 अपॉन K R1 माइनस R2। K की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, तो ये 1 मतलब जो 4πε0 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4πε0 R1R2 अपॉन R1 माइनस R2। कनेक्टेड स्फीयर, जब इन स्फीयर्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जब इन स्फीयर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो जो कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, 4πε0 R। अब देखो, अगर इनको, अगर ये एक स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है, जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये तो एक ही बन गए, एक ही बन गए ना, कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब जो मेन कौन सा लिया जाएगा, बाहर वाला, तो जो बाहर वाले की रेडियस है वो ले लेंगे हम। तो C = 4πε0 R2, क्योंकि बाहर वाले की जो रेडियस है वो क्या है, R2, तो R2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, R1 नहीं लेंगे। अब क्या है आगे, कनेक्टेड स्फीयर, ये तो वो तो थे बिल्कुल नज़दीक, लेकिन अगर दूर हो, मतलब एक स्फीयर यहाँ है, एक स्फीयर यहाँ है, कनेक्ट तो कर ही दिए वो हमने, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे हम, तब जो सी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 4πε0 और उनकी जो रेडियस है उनका सम R1 + R2, ठीक है। C = 4πε0 R1 + R2। ये क्या है, दोनों कंडक्टर थे, ये हैं कंडक्टर। अब क्या है, इफ़ n स्मॉल ड्रॉप्स, यदि जो n स्मॉल ड्रॉप हैं, ईच हैविंग ए चार्ज Q, प्रत्येक का चार्ज क्या है, Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, एंड पोटेंशियल V। n स्मॉल ड्रॉप्स, n स्मॉल ड्रॉप है, हाँ n स्मॉल ड्रॉप है, उनको मतलब मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी, बड़ा बूंदा बना दिया। तो इसमें क्या है कि n स्मॉल ड्रॉप है, ईच जो प्रत्येक जो वो है ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज क्या है Q, कैपेसिटेंस उसकी C, और पोटेंशियल है उसका V। कोलेस मतलब उनको जब मिला दिया जाता है, ए बिग ड्रॉप, उनको मतलब एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाती है, तो चार्ज तो हमेशा रहता है कंजर्व्ड, Q = NE, Q = NE, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड। लेकिन जो पोटेंशियल है या जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, n⁻⁴ C स्मॉल ड्रॉप, यह है बिग ड्रॉप। मतलब जो बड़ी ड्रॉप की जो कैपेसिटेंस है वो छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस के n⁻⁴ मल्टीपल का हो जाएगी, ठीक है। मतलब कितनी ड्रॉप ली हैं उनकी पावर 1/3। अब लेंगे जो वोल्टेज, वोल्टेज होती है क्या, n⁻⁴ इंटू में जो स्मॉल की है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो 5/3 हो जाएगी। एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी जो बिग ड्रॉप की है वो n⁻⁵ एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। इजी है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो Q = NE। जो वो कैपेसिटेंस है वो n⁻⁴ मल्टीपल हो जाएगी, वो जो पोटेंशियल है वो n⁻⁴ हो जाएगी, और जो एनर्जी है वो n⁻⁵ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, ओवरलैपिंग प्लेट्स ऑफ ए ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, इसमें क्या है, वही फॉर्मूला C = A⁴ बटा D, C = A⁴ बटा D, ठीक है। तो इसका मतलब C है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, अगर एरिया, जो एरिया है वो हाफ कर दिया जाए, अगर एरिया आधा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस भी आधी हो जाएगी, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है,
ए को अगर a/2 कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी तो c/2 हो जाएगी ना, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये, क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद है मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो हमें पता है जो कैपेसिटेंस है वो क्या था, CM बराबर CK या एप्सिलॉन r। ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है, ये रिलेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है, ये रिलेशन है बहुत ज़रूरी। तो CM बराबर CK, ठीक है। और इसमें तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ याद रखो, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसमें से हमेशा AC फ्लो करेगी, DC फ्लो नहीं करेगी। जैसे याद करने का मैं तरीका बताऊँ तो DC कैसी आती है, ऐसी, ये DC होती है। तो देखो अभी सीधी नीचे चली जाएगी, जिसका मतलब फ्लो नहीं कर पाई आगे, ठीक है। जबकि अगर AC देखें तो AC में अगर बनाऊँ, और एक मिनट, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो AC आएगी ऐसे, जैसे यहाँ से आई और यहाँ से निकल के यहाँ पे, तो इसका मतलब AC फ्लो कर जाएगी ना। ये बस तरीका याद रखने का, इसका मतलब DC फ्लो नहीं करेगी, AC फ्लो करेगी। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, तो कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1/ωc। वो क्या होता है, 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π न्यू या f। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। और जो DC की फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, क्योंकि DC के तो मतलब ये कंटिन्यू ऑसिलेशन चलते रहते हैं, मतलब ऐसे, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। और इसकी AC की फ्रीक्वेंसी तो मतलब हर जगह अलग अलग लेती है, कहीं 50, कहीं 60 हर्ट्ज ऐसे। तो जो DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0। तो XC इज इक्वल्स टू 1/, ये 0 इंटू समथिंग, सब कुछ 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए DC फ्लो नहीं करती। दूसरी बात, नेट चार्ज ऑन कंडेंसर, नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। उसके बाद है सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर रेजिस्टेंस का मतलब बिल्कुल रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस। मतलब जो मतलब रेजिस्टेंस में पढ़ा था उसका उल्टा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका जो कैपेसिटर है उनका मिल जाएगा। जैसे अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन करूं तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं, R1 + R2 + R3, ठीक है। सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होती है क्या, रेजिस्टेंस। लेकिन जो कैपेसिटर है वो उल्टे होकर जुड़ते हैं। तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। कैपेसिटर में इसका उल्टा है। मेन फॉर्मूला यही है, Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमें पता ही है। तो इससे हम क्या है कि किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज सेम रहेगा। और जो वोल्टेज है वो क्या होगी, हर जगह ड्रॉप होगी। तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज तो हमेशा मतलब इसके बराबर ही होगी ना, वो तो बस डिवाइड हो जाएगी इसमें। तो टोटल वोल्टेज यहाँ से निकाली, V की वैल्यू निकाली यहाँ से और यहाँ पे पुट कर दी, उससे रिलेशन निकल आएगा। रिलेशन हमें ये निकालना नहीं, हमें बस ये याद रखना है, ठीक है। याद रखने का तरीका बता दिया, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर का करेंगे तो जैसे पैरेलल में करते थे, ऊपर तो उनका मल्टीप्लाई, नीचे उनका सम, ठीक है। आगे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में क्या था, R में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 प्लस ऐसे चलते रहते थे, ठीक है। ये था उसमें रेजिस्टेंस में। लेकिन जो कैपेसिटर है वो इसका उल्टा है, इसका मतलब कैपेसिटर में डायरेक्ट ऐड होंगे। तो C इक्वल्स टू C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 + C2 + C3, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसके अंदर, 2 का तो वही है, 2 का निकालेंगे तो C1 + C2, 2 हो 4 हो, सब का तो ऐसे ही ऐड करते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि मतलब इनका जो रेशियो है, सीरीज़ का और पैरेलल का जो रेशियो है, एक बार ये देख लेते हैं।
जो सीरीज़ में क्या होता है C/N, क्योंकि सीरीज़ में क्या होते हैं उल्टे होकर ऐड होते हैं तो C/N, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो NC। लेकिन जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है ये रेशियो वाला, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है रेशियो वाला, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पैरेलल का और सीरीज़ का CP, एक मिनट, CP/CS, कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो NC, सीरीज में उल्टे होकर तो C/N। इसी से ऐसी कट जाएगा, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो N²। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा N²। ये इंपॉर्टेंट है। ये अब एक क्वेश्चन है कि ये क्या है तीनों पैरेलल में, तो इनको क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा 3C। आगे ये C है, मतलब C यहाँ पे है और C यहाँ पे है कैपेसिटर, तो इनको क्या कर देंगे हम पैरेलल में ऐड, मतलब सीरीज में है तो 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। इसको सोल्व करेंगे तो 3C LCM, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 + 3, 3 3 6 7, 7/3C। लेकिन इसको क्या करना हमने उल्टा, C यहाँ डिवाइड में ही, C यहाँ पे क्या है डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा मतलब उतना 3/7, 7/3 था शायद, हाँ। तो जो कैपेसिटेंस है उसका उल्टा करेंगे ना तो आ जाएगा ये आ गया, ये हमने ये निकाला था। लेकिन ये तो क्या था 1/C इक्विवेलेंट, इसको जब उल्टा करेंगे C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो 3/7C, ठीक है। तो जो ये कैपेसिटर का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया।